नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं आयुष्मान। हमारे शरीर का बेहद ही महत्वपूर्ण अंग हमारा हृदय या कहें हमारा दिल, जो लगातार काम करता है, हर पल धड़कता रहता है और इसीलिए इस दिल को सेहतमंद रखना हमारी जिम्मेदारी है। और आज हम जानेंगे कैसे बनाएं अपने दिल को मजबूत। तो बेहद ही खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आयुष जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। तो हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या है इसका इलाज और क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे होते हैं इसको लेकर टेस्ट। तो ये तमाम सवाल होंगे जो आज हम डॉक्टर से सवालों का जवाब लेंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले डॉक्टर, ये जानना चाहूंगी कि जब दिल हमारा बीमार हो जाता है, ये हृदय सबसे मजबूत सबसे स्ट्रांग पार्ट है बॉडी का, लेकिन जब यही खराब हो जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, हार्ट के सिम्टम्स कई तरीके के होते हैं। मोस्ट कॉमनली चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं जी। मतलब छाती में दर्द होना, सीने में भारीपन, और कॉमनली ये चलने पे होता है। तो यदि किसी को चलने पे सीने में दर्द, भारीपन, जकड़न, साथ में पसीना या फिर चलने में सांस की बीमारी जिसको डिस्निया कहते हैं जी। तो ये यदि सिम्टम्स हो रहे हैं तो इन्हें कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और हार्ट की जांचें करवानी चाहिए। और कुछ केसेस में पेशेंट्स बेहोशी के साथ या फिर चक्कर आना, इस तरीके के भी सिम्टम्स होते हैं, तो उस केसेस में भी कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। सर, यहाँ पे आपने पेन की बात करी, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि ये भी अलग अलग तरीके से होता है, चाहे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की बात की जाए या फिर अटैक को लेकर भी, उस समय भी हमारे हार्ट में पेन होता है, उसको कैसे समझा जाता है, कैसे पता चलता है? ये अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, कैसे पहचान इसकी की जाती है? देखिए, कई बार पेशेंट्स इग्नोर करते हैं और उसको गैस्ट्रिक का मान के या फिर मतलब कुछ इनडाइजेशन या फिर अपच जैसी समस्या मान के उसको इग्नोर कर देते हैं। बट हार्ट का जो पेन टिपिकल होता है पूरी छाती में, जैसे यदि जकड़न हो, मरीज इस तरीके से बताए, ना कि कोई पिन पॉइंट पेन जो होता है वो टिपिकली नॉन कार्डियक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। वो एक ही लोकेशन, एक ही जगह पे होता है। और जो कार्डियक पेन होता है वो पूरी छाती में होता है, या फिर कई बार कुछ मरीज ऐसे मुट्ठी पकड़ के ऐसे बताते हैं कि इस तरीके से भारीपन लग रहा है उनको छाती में और पसीने के साथ आता है। ये टिपिकल कार्डियक पेन कहलाता है और खासकर ये चलने पे बढ़ता है। कुछ लोगों को रेस्ट पे भी पेन होता है, रेस्टिंग एंजाइना, जिनको काफ़ी सीवियर ब्लॉकेज होता है उनको रेस्टिंग एंजाइना होता है। तो वो भी उसी तरीके का सीने में जकड़न, भारीपन होता है और इसको हमें तुरंत एड्रेस करना चाहिए और तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट या नियर बाय अस्पताल में दिखाना चाहिए। और गैस्ट्रिक पेन से इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कुछ लोग जो खाने के बाद पेन हो रहा है तो भी वो कुछ केसेस में गैस्ट्राइटिस वगैरह का पेन होता है, लेकिन हम बिना जांचों के उसको कंफर्म नहीं कर सकते। कई बार पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना भी होता है जो कि खाने के बाद एंजाइना होता है कुछ लोगों को। तो इसलिए हमें पहले जांच करवानी चाहिए, तभी उसको गैस्ट्रिक का मानना चाहिए या फिर हार्ट का मानना चाहिए। बिना जांचों के उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर, इस समय जिस तरह से हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं एक रिपोर्ट में अभी हाल ही में ये दावा किया गया है कि हर घंटे में 200 लोगों की जान जा रही है अटैक से, और ज्यादातर ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 30 से 40 के आसपास है। अब ऐसे में अटैक को अगर हम समझना चाहें आसान भाषा में, तो ये कब आता है और उस समय हमें क्या करना चाहिए? पेशेंट को उस समय क्या करना चाहिए? देखिए, आजकल आपने सही बोला कि कई यंग पेशेंट्स में भी जिनकी उम्र कम है उनमें भी हार्ट अटैक देखा गया है। और इसके लक्षण यही होते हैं कि अचानक से तेज सीने में दर्द होना और पसीना आना, साथ में चक्कर वगैरह भी महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को सांस की तकलीफ भी हो सकती है साथ में। तो मेन सिम्टम्स यही है, छाती में भारीपन, जकड़न, पसीना आना। और जब भी ऐसा हो तो कभी भी इसको इग्नोर ना करें और तुरंत
अपने नियर बाय डॉक्टर की सलाह लें या तो नियर बाय अस्पताल में दिखाएं। और ईसीजी कराना सबसे ज़रूरी है। ईसीजी में ही सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। बाकी कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जैसे ट्रोपोनिन या सीकेएमबी, ये ब्लड टेस्ट होते हैं, या फिर इको होता है। बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़रूरी जो होता है ईसीजी करवाना, और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो टाइमली करवाना चाहिए, जिससे हमें यदि हार्ट अटैक है तो उसकी तुरंत उसका उपचार किया जा सके। सर बिल्कुल, अभी जिस तरह से सोशल मीडिया की अगर बात की जाए, जो वीडियोस निकलकर सामने आते हैं, कभी वर्कआउट करते समय अटैक आ गया तो कहीं बीच सड़क पर ही अटैक आ गया, ये जब वीडियोस देखते हैं उस समय हमने ये भी देखा कि सीपीआर का बहुत अहम रोल हो जाता है, यहाँ तक कि जान भी बच जाती है कई केसेस में। अगर सीपीआर को समझना चाहें तो कैसे समझे, कैसे दिया जाता है, इसका कितना महत्व है, और सबसे बड़ी बात ये कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कितने समय तक ये देना पड़ेगा? देखिए, सीपीआर जो होता है, हमें सबसे पहले यदि कोई कोलैप्स किया है हमारे सामने तो किस कारण से कोलैप्स किया है। कुछ लोग हार्ट अटैक की वजह से कोलैप्स करते हैं, या कुछ लोग केवल शरीर में कुछ तत्वों की कमी के कारण, जैसे शुगर की कमी के कारण भी कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग पानी की कमी के कारण चक्कर आके बेहोश होते हैं। तो वो एक अलग तरीके की बेहोशी हो गई। और जिनको हार्ट अटैक के कारण बेहोशी होती है तो हमें तुरंत सीपीआर स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसे में हमें सबसे पहले तो पेशेंट का पल्स चेक करना चाहिए कि मरीज का पल्स आ रहा है कि नहीं, जो हम अपनी कलाइयों को मरीज की कलाई पे हाथ रख के महसूस करते हैं, या फिर कैरोटिड या किसी धमनी को चेक करते हैं। और यदि नहीं आ रहा है तो इमीडिएट हमें चेस्ट कंप्रेशन चालू करना चाहिए। और जो चेस्ट कंप्रेशन है वो एक उसका दबाव इतना होना चाहिए कि वो ब्लड का सर्कुलेशन जो है सभी ऑर्गन्स में बना पाए, खासकर ब्रेन में बना पाए। तो उसके लिए भी सीपीआर के गाइडलाइंस रहते हैं और उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, जिसके तहत यदि आम आदमी भी इसको सीख सकता है तो 1 मिनट में कुछ 30 कम से कम सीपीआर की साइकिल्स होनी चाहिए, और वो इफेक्टिव होनी चाहिए। तो इसकी यदि कॉमन मैन यदि इस चीज़ की समझ ले, काफ़ी वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो यदि मतलब सीपीआर देके सर समझा जा सकता है कि पेशेंट को हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं टाइमली। और इसकी ड्यूरेशन तो जब तक पेशेंट का पल्स ना आ पाए और जब तक खुद का पेशेंट की धड़कन और पल्स ना आ पाए तब तक ये कंटिन्यू रखना पड़ता है। सर यहाँ पे आपने हार्ट बीट को लेकर बात की। अगर हार्ट बीट हमारी नॉर्मल रहती है तो कहीं ना कहीं हम ये समझ पाते हैं कि हमारा हार्ट भी हेल्दी है, सुरक्षित है, लेकिन कभी तेज होती है, कभी स्लो होती है, तो क्या ये भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का एक संकेत है? क्या इसको भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपका दिल अब सुरक्षित नहीं है, अब आपको हार्ट में कोई आपकी बीमारी बन रही है? क्या ये भी कुछ संकेत देते हैं? हाँ, देखिए, ये एक हमारा हार्ट का ऑटोनोमिक फंक्शन भी होता है जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कहलाता है। तो कई बार नॉर्मली हमारा एक स्वस्थ व्यक्ति में हार्ट की धड़कन जो होती है, जब रेस्टिंग स्टेट में होते हैं, बैठे होते हैं, तो धड़कन नॉर्मल होती है, और जब चलते हैं तो धड़कन थोड़ी सी तेज होनी चाहिए क्योंकि कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, और या फिर दौड़ते हैं तो तेज होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों में ये असामान्य होती है, अचानक से बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो कुछ लोगों को ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन होता है, उसके कारण होती है, तो उसकी भी जांच कराई जा सकती है। कुछ लोगों को धड़कन की अलग तरीके की बीमारी होती है जो हार्ट के सर्किट से रिलेटेड होती है, जो कंडक्शन सिस्टम होता है हमारे धड़कन का, उसमें पीएसवीटी और एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये सब बीमारियां होती हैं जो हार्ट के कंडक्शन सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। तो या फिर कई बार धड़कन कम भी हो जाती है, जो हार्ट ब्लॉक कहलाता है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो उसके लिए भी हमें यदि ऐसे ही पाया जाता है जांचों में तो उसके लिए सलाह लेनी चाहिए। सर, क्या हार्ट का साइज भी अलग अलग होता है? जैसे अभी अलग अलग लोगों को लेकर आप बात कर रहे थे, अगर हम ओबेसिटी की बात की जाए तो क्या ऐसे लोगों में ये समस्या ज्यादा हो जाती है? क्योंकि जब हमारा जो हार्ट है ज्यादा काम करता है तो निश्चित तौर पर थकेगा। ऐसे में क्या इन लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है? तो देखिए, हार्ट का साइज वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट एक नॉर्मल रेंज जो होती है उसमें यदि रहता है तो ठीक रहता है। खासकर
नॉर्मल व्यक्ति में जो है हार्ट की वॉल्स भी ज़्यादा थिक नहीं होती हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा है या फिर कोई ओबीज व्यक्ति है जो वज़न ज़्यादा है तो उनकी हार्ट की वॉल्स थिक हो जाती हैं और फिर उनमें आगे चल के एक बीमारी होती है जो डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहलाती है। तो ये डेवलप हो सकती है जिससे हार्ट की रिलैक्सेशन में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, भले ही कॉन्ट्रैक्शन की एबनॉर्मलिटी ना हो। और लॉन्ग टर्म में यदि ये बीमारी जो है ब्लड प्रेशर या फिर जो भी ओबेसिटी या फिर कुछ शुगर या जिस तरीके की भी बीमारी मरीज को है वो कंट्रोल ना की जाए तो लंबे समय में वो हार्ट को अफेक्ट कर सकती है और उसका पंपिंग कम कर सकती है। डॉक्टर आयुष, अगर ये समझना चाहें बीपी पेशेंट को लेकर अगर हम बात करें, बीपी किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है, अब ऐसे में क्या इससे भी हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है और बीपी को लेकर आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, सामान्य व्यक्ति का बीपी 140/80 के अराउंड, उससे नीचे ही रहना चाहिए। 120/90 एक सही टारगेट है, 120/80 एक सही टारगेट है जो रहना चाहिए। बीपी जो है यदि ज़्यादा रहता है तो उसके कारण हार्ट की वॉल्स थिक हो जाती हैं और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि उसको रिलैक्सेशन एबनॉर्मलिटी होने लगती है। हार्ट जो है रिलैक्स नहीं कर पाता है प्रॉपरली और उसमें ब्लड का फ्लो जो कलेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और इसी कारण जब रिलैक्स नहीं होगा तो पंपिंग कैपेसिटी भी कम होगी लॉन्ग टर्म में और हार्ट पे स्ट्रेन पड़ता जाएगा और जो कि लॉन्ग टर्म में हार्ट में फाइब्रोसिस, स्कारिंग ये सब करवा सकता है। और कुछ केसेस में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की संभावना भी बढ़ सकती है। और दूसरी बीमारियां जो हार्ट से संबंधित होती हैं जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन होता है जो कि अनियमित धड़कन करवाता है, वो होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं यदि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहे तो। सर, यहाँ पे आपने कोलेस्ट्रॉल की बात की, अगर ये बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या इससे पहले कोई सिम्टम्स हमारी बॉडी में समझ में आते हैं? हम कैसे इसको समझे? हमारे दिल पर कितना असर ये पड़ सकता है? और अगर ऐसा कुछ हो रहा है हमारी बॉडी में, इसके कुछ सिम्टम्स अगर हमें नजर आ रहे हैं तो उसके बाद क्या करना चाहिए? क्या इसका भी कोई ट्रीटमेंट है? हमें डॉक्टर के पास कब जाना? देखिए, ऐसा है कि जो भी शुगर के मरीज हैं उनका तो कोलेस्ट्रॉल चेक होना ही चाहिए जी। और यूजुअली जो है 40+ एज में हमें अपना कोलेस्ट्रॉल हमेशा एटलीस्ट ईयरली चेक करवाना चाहिए क्योंकि विथ एज जो है कोलेस्ट्रॉल जो है धमनियों में डिपॉजिट होने लगता है और वो यदि हमारा पहले से ही ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो उसके जमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यदि हम देखें कि हम बाय अपीयरेंस कैसे पहचान सकते हैं तो कुछ लोगों में जैसे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने पे स्किन में ज़ैंथेलिज्मा या ज़ैंथोमा जो होता है वो बीमारी हो जाती है या फिर एक्एंथोसिस हो जाता है जो स्किन डिस्कलरेशन होता है। तो उससे हम ये पहचान सकते हैं कि मरीज को कोलेस्ट्रॉल शायद जमा हो सकता है, लेकिन ये एक फिजिशियन ही इसको पहचान सकता है। शायद कॉमन मैन इतना उसको ऑब्जर्व ना कर पाए, तो इसलिए हमें फिजिशियन की सलाह लेनी चाहिए इन सब बीमारियों को पता करने के लिए। सर, यहाँ पे अगर हम हार्ट ब्लॉकेज को समझना चाहें, इसको कैसे समझना पड़ेगा? ये कब होता है और होता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए? और इसमें सिम्टम्स हमें क्या समझ में आता है? हमारी बॉडी इसमें क्या रिएक्ट करती है? देखिए, हार्ट ब्लॉकेज जैसा कि आप कहेंगे कि यदि जो हमारी धमनियां हैं, हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करने की बात यदि हम करें तो उसमें ब्लड का फ्लो जो है हार्ट की मांसपेशियों में कम हो जाता है जिसके कारण जो हम नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं उसमें भी हमें थकान या फिर कमजोरी या फिर सीने में दर्द, भारीपन या सांस की तकलीफ ये होने लगती है। तो यदि किसी मरीज को जो वो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी करता है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी जो हम कहते हैं वो करता था पहले और अभी वो नहीं कर पा रहा है और उसको इस तरीके के सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे कि सांस फूलना, सीने में भारीपन या जकड़न होना या फिर फैटीग या थकान होना, तो हम को एक इंडिकेशन रहता है कि शायद इनको हार्ट की धमनियों में, कोरोनरी आर्टरीज में
ब्लॉकेज होने की संभावना है। बिल्कुल सर, देखिए कहते हैं कि अगर आपका दिल है और दिल सुरक्षित है तो जहान है, आपकी जिंदगी है। लेकिन अगर दिल ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो जिंदगी भी कोई काम की नहीं है। और इस समय अगर बात करी जाए हार्ट से रिलेटेड बीमारियों की, तो ये बहुत ज्यादा जो केसेस सामने आ रहे हैं। आखिरकार क्यों ये ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि जानलेवा ये बीमारी बन जाती है? उस समय क्या करना चाहिए और क्या कैसे अपने दिल को सुरक्षित रहें कि ये जो जानलेवा बीमारी है इससे छुटकारा मिले और अपने दिल का ख्याल हम रखें? देखिए, एक तो हार्ट अटैक एक अलग चीज़ हो गई, और प्लस जिनको अटैक आके एक बार जो सरवाइव कर जाते हैं उनको टाइमली यदि ट्रीटमेंट मिल जाता है तो हार्ट का पंपिंग जो है वो असर नहीं करता है उसमें। मोस्ट केसेस में हार्ट का माइल्ड डिसफंक्शन होता है हार्ट की मांसपेशियों में। कुछ केसेस में लेकिन हार्ट की मांसपेशियों में काफ़ी असर पड़ जाता है और हार्ट का पंपिंग जो इजेक्शन फ्रैक्शन हम कैलकुलेट करते हैं इकोकार्डियोग्राफी में वो डाउन हो जाता है, और उसके कारण सडन हार्ट का अरेस्ट होने की संभावना होती है। तो उस चीज़ को हमें कम करने के लिए कुछ हमारी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, उसको हमें रेगुलर लेना पड़ता है। और कुछ केसेस में सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट करने के लिए यदि वो एबनॉर्मल हार्ट की धड़कन के कारण होता है तो कुछ डिवाइसेस भी हैं जिसके थ्रू उनको सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट किया जा सकता है। डॉक्टर आयुष, देखिए जिस तरह की आज हम लाइफस्टाइल लोगों का देख रहे हैं, बिजी रूटीन है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, नींद आने की समस्या है, खान पान भी ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं यही कारण होते हैं कि यहाँ से बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ऐसे में रूटीन क्या होना चाहिए? अगर हार्ट कोई पेशेंट है तो क्या रूटीन होना चाहिए? क्या उसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, डाइट में रिकमेंडेड है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें। यदि डायबिटिक हैं तो जिन फ्रूट से शुगर वगैरह बढ़ती है उनको अवॉइड करें, और जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं ये मरीज के सबसे ज़्यादा हानिकारक कहलाते हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जितना जमा होगा शरीर में, ओबेसिटी बढ़ती है, वेट गेन होता है, और शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल होने में काफ़ी दिक्कत आती है। बावजूद इसके कि मरीज दवाई ले रहा हो तो भी कई बार ये कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, समय पे उठना, समय पे सोना, और एक एडिक्वेट रेस्ट और नींद की भी बहुत ज़रूरत रहती है। आजकल की लाइफस्टाइल में जो यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक देखे गए हैं, कई बार स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के कारण भी होता है ये, और तो ये सब भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का स्लीप रिकमेंडेड है, और स्मोकिंग और जो हमारे अल्कोहल जो है ये टोटली अवॉइड करने चाहिए, जिससे कि हार्ट की हेल्थ पे नुकसान पड़ता है। डॉक्टर, ये समझना चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में भी समझा सके, ईपी स्टडी और आरएफए ये क्या है? ईपीएस क्या होता है, ये कैसे इसे आसान भाषा में समझें? देखिए, ईपी स्टडी एक तरीके की जांच है जो कि हार्ट की धड़कन जिसकी अनियमित हो या फिर बहुत तेज हो उनके लिए ये एक जांच होती है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी कहते हैं इसको। तो इसमें ये एक तरीके का इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें हार्ट के अंदर कैथेटर्स डाल के हम हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को असेस करते हैं। उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी यदि पाई जाती है तो फिर हम उसमें कुछ केसेस में ये ट्रीट किया जा सकता है, जो कि थेरेपी का नाम होता है आरएफ थेरेपी, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन थेरेपी। तो उसके द्वारा जो भी एबनॉर्मलिटी पाई जाती है उसको ठीक किया जा सकता है। ये उपचार उन लोगों के लिए होता है जिनको पीएसवीटी या एट्रियल फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं। सर, एक आखिरी सवाल, क्या दिल की ये बीमारी जो है क्या ये जेनेटिक हो सकती है? और जाते जाते आप दर्शकों को एक मैसेज भी दीजिए और कुछ उन्हें ऐसे टिप्स बताइए ताकि वो भी अपने दिल को, अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकें। जेनेटिक बीमारियां काफ़ी कॉमन हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है हेरिडिटरी जो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया।
वो यदि हमारे फैमिली में पाई जाती यदि है, यदि किसी को यंग एज में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, यदि बिना किसी बीमारी के यदि कोलेस्ट्रॉल किसी का 190 के ऊपर डिटेक्ट हुआ है, तो इनको आगे चलकर हार्ट की बीमारियां होने का, ब्लॉकेजेस होने का और हार्ट अटैक होने की संभावना काफ़ी रहती है। तो इस केसेस में हमको एज अ प्रिवेंटिव मेजर हमको कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां लेनी पड़ती हैं और फिर हार्ट की समय समय पे जांच करवानी पड़ती हैं। कुछ केसेस में हेरिडिटरी कार्डियोमायोपैथी भी होती हैं जो कि हार्ट को वीक कर सकती हैं, सो उसका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिसके कुछ जेनेटिक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, वो करवाए जा सकते हैं ताकि मरीज के दूसरे फैमिली मेंबर्स में ये डिटेक्ट किया जा सके। बिल्कुल, यानी कि आपको तुरंत अगर ऐसा लगता है कि हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो रही है, कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं जो कि आपने बताए, तो डॉक्टर की सलाह आपको तुरंत लेना चाहिए, खुद से इलाज आपको नहीं करना है। बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, जुड़ने के लिए और दर्शकों को पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये थे डॉक्टर आयुष जिन्होंने बताया है कि आपको अपने दिल को कैसे सुरक्षित रखना है। अगर आपको किसी भी तरह की हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां हो रही हैं, इसको कैसे आपको पता करना है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और अगर ये बीमारियां आपको हो रही हैं तो इसके लिए इलाज कैसे करवाना है, ये तमाम सवालों के जवाब हमने जाने हैं डॉक्टर आयुष से। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आयुष्मान में आज का हमारा विषय था हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों का, और ऐसे ही तमाम नए विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए आप बंसल न्यूज़। नमस्कार।